नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव। आप देख रहे हैं अपना चैनल गुड लक कंपटीशन क्लास। मेरे प्यारे साथी, इससे पहले वाला लेक्चर में जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किए थे उससे आगे करेंगे। देखिए, ये लेक्चर जो होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और समय कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिए। उसके बाद आपको पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो भी कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और चूँकि हम लोगों का नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ है कि क्वेश्चन जो पूछा जाना है वो एनसीईआरटी से पूछा जाना है। तो चलिए, आज हम लोग करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और जहाँ तक कर लिए थे उसके आगे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी मेरे प्यारे मित्र होंगे सभी के पास सटीक जानकारी पहुंच सके। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं आज मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक तत्व दूसरा में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही कोई परमाणु मिश्रण में आता है। और देखिए, एक तत्व से दूसरा में नहीं जाता है और न ही तो मिश्रण से बाहर आता है और न ही मिश्रण में जाता है। उसके बाद कहाँ गया? वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध से नए परमाणुओं का निर्माण होता है, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी अध्याय 3 और 4 में पढ़ेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से, जैसे परमाणु का आपसी आबंध का टूटता है और जुड़ता है, उससे नए परमाणु का निर्माण होगा। न कि कोई बाहर से परमाणु अंदर आएगा और न ही अंदर से कोई बाहर आएगा, चूँकि ये रासायनिक अभिक्रिया का नियम है। और देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। एक होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया और तीसरा होता है क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या? बिना बुझा हुआ चूना, CaO कैल्शियम। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथी CaO। अब इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, मतलब एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और इसमें जल मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए और चित्र में जैसा कि दिखाया गया है, अब बोल रहा है कि इस बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद उसमें पानी मिला दिए तो क्या उसके तापमान में कोई चेंजिंग आया? चलिए आगे देखते हैं। कलर ले लेते हैं दूसरा। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है और जब जल बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनेगा। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है। ये समीकरण भी आपको दे देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये संतुलित नहीं है, आपको कभी कभी संतुलित करने के लिए भी पूछ सकता है। और वैसे अगले बार जो ग्रुप डी में पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। ये सही से नहीं लिखा पा रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के जब सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मिला है
यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मिला है और जल मिला है, तो दो अभिकारक मिला है और सिंगल उत्पाद क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए ऊपर अभिक्रियाओं में निर्मित बुझे हुए चूने विलयन में उपयोगी दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ऊपर अभिक्रियाओं में निर्मित बुझे हुआ चूना, वो जो बुझा हुआ चूना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विलयन का उपयोग हम लोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेती हैं। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दीवारों के जब उसको दीवार को जब पेंट करते हैं तो उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेती हैं और सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आपको ये भी याद रखना है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होगा। तो याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करेंगे। आइए हम संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं। देखिए कोयले का दहन, जैसे कि कोयले मतलब कार्बन, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। आगे चलते हैं। जब देखिए हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। H2 अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जल का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर संतुलित कर दिया गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु 2 आइटम्स और ऑक्सीजन के 2 आइटम्स अगर अभिक्रिया करेंगे तो जल का निर्माण करेंगे। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया मेरे प्यारे साथियों बोलेंगे। क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया किया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ था और इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो अभिक्रिया में क्या मिश्रण गर्म हो जाता है, सही बात है, बीकर गर्म हो गया था। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बोलता है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी लीजिए, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब प्राकृतिक गैस मीथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा उत्पादन करती है। तो एक सेकंड, हाँ, ऊष्माक्षेपी का कुछ उदाहरण याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। बोलता है, उसके बाद बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बिल्कुल श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और यह ऊर्जा हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो भोज्य पदार्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं और यही ग्लूकोज हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन देते हैं और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, जिसका अध्ययन हम अध्याय 4 में करेंगे और इसके बारे में विशेष अध्ययन हम लोग 4 में करेंगे। लेकिन इसको देख लीजिए समीकरण को। देखिए ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा जल की उपस्थिति में तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा का निर्माण करेंगे। आपको याद रखना है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे जल की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा का निर्माण करेंगे। देखिए ये तो ऊष्माक्षेपी का था। उसके बाद ये भी ऊष्माक्षेपी है। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण है। तो साग सब्जी का विघटित होकर के कंपोस्ट भी बनना ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानिए कि
एकल उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो क्रियाकलाप 1.1 वो जो बोल रहा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अभिक्रिया हुआ है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी है या नहीं है। तो आपको कुल मिलाकर के याद रखना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया होंगे। ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है C6H12O6। मीथेन का सूत्र अभी आया था CH4 होता है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आया था CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आया था CaOH ट्वाइस आया था। और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया आया था तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CaCO3। इतना आपको याद रखना है। चलिए फास्ट रिवीजन करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आगे चलिए देखिए। संयोजन अभिक्रिया के बाद मेरे प्यारे साथी क्या आएगा, वियोजन अभिक्रिया। पहला तो था संयोजन और उसके बाद दूसरा नंबर अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के ठीक उल्टा है। देखिए संयोजन में क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिला तो सिंगल उत्पाद का निर्माण हुआ। अब वियोजन में क्या होगा कि एक अभिकारक टूटेगा तो इसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। देखिए आइए देखते हैं, बोल रहा है क्रियाकलाप करने के लिए एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए। आप फेरस सल्फेट लीजिए। अब आपको याद रखना है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 होता है। FeSO4 होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है FeSO4। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि वो जो फेरस सल्फेट है उसका सूत्र याद रखिए और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल मतलब उसका रंग कैसा है। क्वथन नली में बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। अब बोल रहा है कि इस फेरस सल्फेट को गर्म करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने के बाद क्रिस्टल का रंग को देखिए। देखिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के परख नली में गर्म करने तथा सूंघने का सही विधि। तो देखिए फेरस सल्फेट एक क्रिस्टल में लिए हैं और उसको बोल रहा है कि गर्म करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, लाइन बाय लाइन आप याद रखिए माइंड में। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और फेरस सल्फेट को जब ही आप हीट कीजिएगा तो उसका कलर चेंज होकर के हरा रंग में चेंज हो जाएगा। सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलक्षणीय गंध को भी सूंघ सकते हैं। बोल रहा है सल्फर, इससे देखिए फेरस सल्फेट का जब आप दहन कीजिएगा यानी विघटन कीजिएगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 होता है। कलर बदलने दीजिए। देखिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 होता है और जब उसमें उष्मा देंगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं और यह एक वियोजन अभिक्रिया है। अभी हम बोले हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के सिंगल उत्पाद बनाएंगे संयोजन होगा और इसमें एकल अभिक्रिया टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाएंगे, ये वियोजन है। देखिए गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2। फेरस सल्फेट में का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। ये भी रहता है क्रिस्टल को से जल त्याग देता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होता है, जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित होता है। फेरिक ऑक्साइड जब फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का जो बनेगा वो ठोस बनेगा। देखिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड ठोस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। उसके बाद उष्मा देने पर देखिए ये तो फेरस सल्फेट में उष्मा दिए तो क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंजिंग हुआ। उसके बाद देखिए उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये भी बार बार पूछा है, एक बार नहीं कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, उद्योग में होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूने और बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बोलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड किसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। अब बुझा हुआ चूना किसी को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अनेक उपयोग में किए जाते हैं, जैसे सीमेंट में किए जाते हैं और उष्मा द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रियाओं को उष्मीय वियोजन कहते हैं। बोल रहा है कि उष्मा द्वारा जो वियोजन होते हैं उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। साथ ही साथ देखिए एक में उष्मा उत्पन्न होता था तो उसे उष्माक्षेपी बोले थे और इसमें उष्मा बाहर से दे रहे हैं तो उष्मा शोषीय। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में उष्मा बाहर से दे रहे हैं इसलिए उष्मा शोषीय अभिक्रिया इसको बोलेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड में जब उष्मा देंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के एक अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे उदाहरण देखते हैं। उसमें वियोजन के एक अन्य उदाहरण देखिए,
एक क्वाथर्नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस होता है। और चिमटे से पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर उसे गर्म कीजिए। अब बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले लिए और उसे चिमटा से पकड़ करके उसे गर्म करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या आपने देखा कि कोई परिवर्तन हुआ, और नोट कीजिए। बोलता है कि क्या ये जो लेड नाइट्रेट को जो आप गर्म किए हैं तो क्या कोई परिवर्तन हुआ। तो देखिए आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। बोलता है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होगा। देखिए वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होगा। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस होता है। जब इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेंगे। तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। तो भूरे आपसे पूछा जाएगा कि भूरे कलर का जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो भूरे रंग का धुआं होता है यह किसका होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है। देखिए आइए 1.7 1.8 में दी गई अपघटन के बारे में भी और जानते हैं। लेड नाइट्रेट के तापमान तथा नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन। उसके बाद बोलता है कि देखिए एक प्लास्टिक मग लीजिए और इसकी तली में 2 छिद्र का रबर का डॉट डाल दीजिए। बोल रहा है कि एक प्लास्टिक का मग लीजिए और इसके तली में क्या करना है, 2 छिद्र कर देना है और क्या बोलता है रबर का डॉट लगा देना है और इन छिद्रों में कार्बन का इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। और जैसा कि चित्र में दिखाया गया, बोलता है कि इसमें दोनों में कार्बन का इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। इन इलेक्ट्रॉनों को 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दीजिए और ये जो इलेक्ट्रोड डाले हैं इस इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देना है। मान लीजिए कि इसमें मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड डूब जाए और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का बूंद डाल दीजिए। अब बोलता है कि इतना पानी इसमें डाल दीजिए कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पूरी तरह ये जो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड कार्बन का जो इलेक्ट्रोड डाले हैं ये पूरी तरह से डूब जाए। जल से भरी हुई 2 आंशिक प्रखनलियों में कार्बन के इलेक्ट्रोड को उल्टा करके रख दीजिए और अब विद्युत धारा प्रवाहित करके उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब बोल रहा है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए और छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड में बुलबुले होते हुए दिखाई देंगे। बुलबुले पर अंकित जल के क्या दोनों प्रखनली में एकत्रित गैस का आयतन समान है। तो बोलता है कि दोनों प्रखनली में एकत्रित गैस का आयतन समान है। उसके बाद देखिए क्या दोनों प्रखनली में एकत्रित गैस का आयतन समान है। जब दोनों प्रखनलियों में गैस भर जाए तो उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती के मुंह के ऊपर ला करके इसकी जांच कीजिए। सावधानी इसका प्रयोग शिक्षक के उपस्थिति में ही करेंगे। दोनों स्थितियों में क्या होता है, यानी कि दोनों प्रखनली में कौन से गैस उपस्थित है। उसके बाद देखिए ये भी बोल रहा है कि एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए और इसका रंग पर ध्यान दीजिए। सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथी, AgCl होता है। और इसमें इसका रंग पर ध्यान दीजिए। चाइना डिश के थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और बोल रहा है कि इसको सूर्य के प्रकाश में रख देने के लिए थोड़ी देर के पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग पर ध्यान दीजिए। अब बोलता है कि जैसा सिल्वर क्लोराइड शुरू में था उसके कलर पर अब ध्यान दीजिए क्या होता है। आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग के हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का ओरिजिनल रंग क्या था, श्वेत था, लेकिन कलर चेंज हो जाने के बाद क्या हो गया, धूसर हो गया है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का क्या, सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे जिसमें सूर्य के प्रकाश, तो सिल्वर और क्लोरीन, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड में भी इसी प्रकार का कीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgBr होता है और सूर्य के प्रकाश में रखिए तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड बनेगा। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है और इसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। और यह एक क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। चूँकि इसमें सिंगल अभिकारक मिलकर के 2 छोटे छोटे उत्पाद बनाया है, इसलिए यह क्या है मेरे प्यारे साथी, वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। देखिए कि है कि यानी कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक को तोड़ने के लिए या तो उष्मा देने की जरूरत होती है बाहर से, नहीं तो प्रकाश देने की आवश्यकता होती है, नहीं तो विद्युत देने की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उष्मा रिलीज होती है, और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उष्मा देना पड़ता है तोड़ने के लिए, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए लोहे के किल लीजिए, लोहे का किल लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़ करके साफ़ कर लीजिए। एक बोल रहा है लोहे का किल लेने के लिए उसे रेगमाल से रगड़ करके साफ़ कर लेना है। AB चिन्हित
लोहे का किल को रेगमाल से, ठीक है। और ये भी चिन्हित करके दोनों प्रखनली में रख लीजिए। प्रखनली में एक प्रखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए और 2 किलो से धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक प्रखनली पर लटकाकर 20 मिनट तक इसे डुबोकर तुलना कीजिए। इसको क्रियाकलाप को आगे देखते हैं, क्रियाकलाप से आगे क्या क्या होता है। देखिए, लोहे के किल भूरा रंग का क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है? इस क्रियाकलापों को निम्न प्रकार बोल रहा है कि जब कॉपर सल्फेट को में जब कॉपर यानी कि आयरन में जब कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे तो फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण होगा। याद रखना है, जब आयरन में कॉपर सल्फेट को जब डालेंगे तो आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण होगा। देखिए, आयरन कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन कॉपर को विस्थापित कर दिया है, इसलिए यानी कि फेरस सल्फेट ये कॉपर हट गया है और ये फेरस इसके साथ सट गया है, तो फेरस सल्फेट प्लस आयरन का निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया में लोहे दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया गया या हटा दिया गया है। इस अभिक्रिया में को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण हैं। देखिए, जब आयरन जब कॉपर सल्फेट के क्रिया के साथ अभिक्रिया किया तो कॉपर सल्फेट बना। और उसके बाद देखिए, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण करेंगे। और लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर का निर्माण करेंगे। जिंक लेड की अपेक्षा अधिक होने के साथ अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वे कॉपर के यौगिकों को विस्थापित कर देता है। तो देखिए, जो अपने से ज़्यादा अभिक्रियाशील यानी कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देंगे। विस्थापन के बाद देखिए, फॉर्मूला आपको याद रखना है। द्विविस्थापन क्या होता है? एक प्रखनली में 3 ml फिर यानी कि ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। सोडियम सल्फेट Na2SO4। फार्मूला याद रखना है, सोडियम सल्फेट का क्या होता है? Na2SO4 होता है। एक अन्य प्रखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए और बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? BaCl होता है। यानी कि दोनों विलयनों को मिला लीजिए और आपने क्या देखा? अब बोल रहा है कि ये दोनों को मिला लेने के लिए, और उसके बाद बोल रहा है क्या हुआ, मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिला लेने के बाद बोल रहा है कि क्या हुआ। देखिए, देखते हैं। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होगा जो जल में अविलय है। बोल रहा है कि ये दोनों जो मिलेंगे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलेंगे तो सोडियम एक श्वेत रंग का पदार्थ बनेगा, वो बेरियम सल्फेट बनेगा। और देखिए, ये अविलय अवक्षेप होते हैं। जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का भी निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और यह अक्सर तौर पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा देखा जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि Ba2 प्लस और SO4 माइनस अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण करता है। तो बेरियम सल्फेट इसमें कौन है? अवक्षेप है। आपको याद रखना है फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। एक अन्य सोडियम क्लोराइड भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है, ठीक है। तो जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको याद रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दीजिए। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों का मिश्रण से आपने क्या देखा? अवक्षेप किस रंग का था? मतलब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को चेक करेंगे तो उसका विलयन का रंग क्या होगा, उस पर ध्यान देना है। क्या अवक्षेप यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और क्या यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो बोल रहा है, देखिए, क्या क्या चीज़ को अभिक्रिया कराने के लिए बोला है, यानी कि लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस होता है, यानी कि PbNO3 ट्वाइस नहीं चल पा रहा है तो PbNO3 ट्वाइस को पोटेशियम आयोडाइड की ऐसे अभिक्रिया कराएंगे तो यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और लेड बनेगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है मेरे प्यारे साथी? देखिए, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेकर के गर्म कीजिए। बोल रहा है कि चाइना डिश एक है, उसमें 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेना है, उसे गर्म कीजिए। और आपने क्या देखा? कॉपर के चूर्ण के सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत हो जाती है और यह काला पदार्थ क्या है? बोल रहा है कि एक कॉपर का चूर्ण लेना है और उसे गर्म करना है। गर्म कब होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के योग से क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। बोलता है कि कॉपर ऑक्साइड जो बना हुआ है ऑक्सीजन के योग से बना हुआ है। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेंगे। आगे चलिए देखते हैं, प्रत्येक लाइन बाय लाइन देखेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया भाई?
इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कीजिए और सतह पर काले भूरे रंग की हो जाती हैं, क्योंकि यह विपरीत क्रियाओं से कॉपर प्राप्त होता है। फिर बोलता है कि कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म पहले करने के लिए तो वो कॉपर ऑक्साइड बना। फिर बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को फिर हाइड्रोजन उस पर प्रवाहित करने के लिए तो क्या बन रहा है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन जल। तो देखिए अभिक्रियाओं के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उपचयन होता है, अभिक्रिया हुई है। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो उसे उसका उपचयन हुआ है। तो देखिए आपको याद रखना है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। देखिए अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है इसलिए अपचयित हुआ है। मतलब देखिए कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गुजरा है तो कॉपर बनाया है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है इसलिए ये उपचयित हो रहा है। इसलिए किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो सकता है। इन अभिक्रिया में को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिस अभिक्रिया में ये दोनों प्रोसेस होगा, उपचयन अपचयन एक साथ होगा तो उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे और उसी को अंग्रेजी में रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद देखिए आगे जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा। और मैग्नीज ऑक्साइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन का निर्माण करेगा। उसके बाद देखिए अभिक्रिया में कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कहाँ गया भाई, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है और जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्योंकि इसमें कहाँ गया, कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है उसे इसलिए उपचयन हुआ है। इसमें देखिए कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयन हुआ है। जिंक से इसमें ऑक्सीजन हटा है इसलिए इसका अपचयन हो रहा है, तो जिंक का अपचयन होता है। तो देखिए HCl में Cl2 अपचयित हो रहा है और मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड से अपचयित हो रहा है। तो ऊपर उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं यदि किसी अभिक्रिया में उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की ह्रास होती है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ह्रास होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए मेरे प्यारे से, क्या आप जानते हैं कि क्या आपके अपने दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन के प्रभावों को देखा है, जैसे कि संक्षारण। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपचयन अपचयन का समस्या है। संक्षारण देखते हैं। देखिए संक्षारण क्या होता है। देखिए आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। सही बात है, जब हम लोग लोहा का कोई वस्तु खरीदते हैं तो कुछ समय के लिए चमकीला होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका कलर भूरा हो जाता है। और इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। 1 सेकेंड, हाँ जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग को ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है। बोल रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो इसका संक्षारण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद देखिए इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना अनुदाहरण है। चांदी के ऊपर क्या होता है, काली परत चढ़ जाता है, तांबा के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। संक्षारण के कारण ही कार के ढांचे, पुल, लोहे का रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तु की बहुत क्षति होती है। संक्षारण के कारण ही इस सब वस्तु का, लोहे का जो भी बना हुआ रहता है इसका ज़्यादा क्षति होता है क्योंकि उसका ऑक्सीकरण ज़्यादा हो जाता है। लोहे के संक्षारण एक गंभीर समस्या है। इसका संक्षारण भी गंभीर समस्या। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। और अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होगा, और इस अध्याय जो तीसरा होगा उसमें संक्षारण के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए विकृत गंधिता क्या है। देखिए वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। देखिए बोल रहा है कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसका रंग, उसका जो गंध होती है, स्वाद बदल जाती है। उपचयित होने के कारण तेल और
विकृत गंध ही हो जाती है, जिसके स्वाद और गंध में बदल जाते हैं। देखिए उपचयन के कारण, चूँकि देखिए जब ये खुला छोड़ देंगे कोई भी चीज़ को तो उसका उपचयन होगा, क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थिति है और ऑक्सीजन जब ही मिलेगा तो उसका उपचयन होना फिक्स है। तो तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री को उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं और प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। देखिए प्रतिऑक्सीकारक क्या मिलाते हैं, वायुरोधियों बर्तनों और खाद्य सामग्रियों खाद्य सामग्रियों को रखने से उपचयन की गति को धीमा करने के लिए। और आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर दिए जाते हैं ताकि उपचयन न हो सके। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यानी कि चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसी के साथ मेरे प्यारे साथी ये चैप्टर का एंड होता है। और अगर वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और मैं आपसे को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो आप 25 में 20+ नंबर गेन कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज की सेशन को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।